हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद सोनिया मिश्रा। कैसे हैं आप सब गाइज? आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड येस प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द नोटिफिकेशंस। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ सबसे पहले 66 बीपीएससी की नोटिफिकेशन के बारे में। गाइज, कई जगह से दिखाया जा रहा था कि आज आने वाला है, कल आने वाला है नोटिफिकेशन। कई वीडियो के हिसाब से तो पिछले महीने ही आ गया होता, बट गाइज वो सब मुझे ठीक नहीं लगा। मेरा मानना है वो ये है कि जो नोटिफिकेशन है वो अगले वीक तक आ जाएगा। मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि बीपीएससी का जितना भी पेंडिंग था ना, अब वो धीरे धीरे सबकी डेट निकाल रही हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि इंटरव्यू की डेट आ गई है, जिनका मेंस पेंडिंग है उनका मेंस का डेट आ गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक तक हमारा 66 बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्ज़ाम होगा नवंबर दिसंबर इसी साल के लास्ट में होगा। बिल्कुल। तो गाइस, तैयारी अपनी पूरी रखिए। ये जो आपको टाइम मिला है, ये जो डिले हुआ है, डिले का कारण तो हम सब जानते हैं, ना ही सिर्फ हमारी कंट्री बल्कि पूरा वर्ल्ड जो है हर थोड़ा सा पीछे हो गया इन हर चीज़ों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसका प्लस पॉइंट भी देखना चाहिए। वो ये है कि हम स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम था उन्हें थोड़ा सा और टाइम मिल गया है। वो जगह जहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, वो टॉपिक्स, वो पार्ट जहाँ वो छोड़ रहे थे ये सोच के कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको टाइम नहीं दे पाऊँगा, अब हम उसको कवर अप कर सकते हैं। तो गाइज़, हमें इस टाइम का थोड़ा सा फ़ायदा उठाना चाहिए और जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, जहाँ पे हम वीक हैं, थोड़ा सा ट्राई करें उसको भी कवर अप करने का, सही रहेगा। चलिए गाइज़, मैं बता देती हूँ कि आज मैं इस वीडियो में आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबने सुना ही होगा, जानते ही होंगे, चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917। इस टॉपिक की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ना ही सिर्फ प्रीलिम्स में। अगर जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान दीजिए। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को तो रट ही लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये मैंने जो एनालाइज़ किया है उसके बेस पे आपको बता रही हूँ, मैं आपको दिखा भी दूँगी। बीपीएससी इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंस देती है और ये क्वेश्चन पूछती है। ठीक है गाइस, और ये क्वेश्चन जो आता है, ये जीएस मेन का जो हिस्ट्री सेक्शन है उसमें ये क्वेश्चन आता है। 38 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ। गाइस, ये देखो 64 बीपीएससी का मेंस का ये है क्वेश्चन मैंने बना रखा है। हिस्ट्री के क्वेश्चन का मैंने एक अलग सेक्शन रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, चंपारण सत्याग्रह इज ऑफ वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, इलस्ट्रेट, 38 मार्क्स। ये क्वेश्चन आया है 64 बीपीएससी में। अब नीचे देखिए 63 बीपीएससी में क्वेश्चन नंबर देखो 5, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह इन बिहार। गाइस, वर्ड्स अलग हैं, पूछने का तरीका अलग है, लेकिन पूछा तो चंपारण के बारे में ही जा रहा है। अब क्योंकि ये 38 मार्क्स का है तो बस वर्ड्स अलग है, पूछने का तरीका अलग है, लेकिन 38 मार्क्स का है तो इसका मतलब जाहिर है कि हमें चंपारण के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा, हमें सब कुछ अपनी आंसर शीट में लिखना ही पड़ेगा, फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू द आउटकम। क्या इसका आउटकम रहा इस सत्याग्रह का, हम सक्सेसफुल हुए, पहला फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, हमें सब कुछ इसमें लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 38 मार्क्स का है गाइज, एक भी डिटेल छूट ना पाए। अच्छा देखिए, फिर इसके बाद हम जाएँ तो 68 to 62 बीपीएससी में ये क्वेश्चन नहीं दिखा था। ओके, इसका जस्ट पहला जो था 56 to 59 बीपीएससी का मेंस का पेपर, देखो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, मैं दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह फॉर पीजेंट अपराइजिंग। तो आप देख रहे हो ना, ये बड़ा, अगर आपका मेंस है तो गाइस प्लीज़ इस क्वेश्चन को तो तैयार कर ही लीजिएगा, ये आएगा ही आएगा गाइस। तो आप सब ने देख ही लिया कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट, ठीक है, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द नोटिफिकेशन। गाइस, अगर आप स्पेक्ट्रम अगर आपने पढ़ा है तो उसमें बस ये हाफ पेज का है ये टॉपिक। हाफ पेज ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन आप उसको फिर लिखोगे कैसे? ये 38 मार्क्स का है तो हमें इसमें ज़ाहिर है और भी ज़्यादा डिटेल हमें देनी पड़ेगी। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी वीडियो में हर एक डिटेल, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट कवर कर रही हूँ। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखें, मैं ये गारंटी दे रही हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आएगा ये वीडियो देख के। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करूँगी, मतलब जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो सब समझ जाएंगे, ठीक है गाइस। चलो, तो फ्रेंड्स, जो चंपारण सत्याग्रह है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारे जो मोहनदास जो हैं वो महात्मा बने इसी फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस के माध्यम से।
गांधी जी जो एकदम एक्टिव पार्टिसिपेट उन्होंने किया वो इसी के थ्रू किया। लोगों को पता चला कि गांधी जी हैं कौन। लोगों ने मोहनदास जो हैं उनको महात्मा कहना शुरू कर दिया इसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद। तो गाइस चलो मैं बताती हूँ इसमें क्या हुआ था। ये जो इंडिगो क्या होता है आप सब जानते हैं, नील हम कहते हैं इंडिगो, मतलब वो नेचुरल डाई होता है, कपड़ों के लिए यूज़ होता है। 1750 की बात है जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो एक कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करके, ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये कंपनी चाहती थी कि हम इंडिगो में प्लांटेशन करें, हम ग्रो करें, उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट कर दें दूसरी कंट्रीज़ में, चाइना में कर दें, यूके में कर दें, यूरोप में कर दें। तो इन्होंने क्या किया, इस चीज़ पे इंडिगो पे बहुत ज़्यादा फोकस किया इन्होंने। तो जो वहाँ के जो लोकल पीजेंट्स थे उन पे इन्होंने दबाव डाला। स्टार्टिंग में तो पीजेंट्स इसके फेवर में क्यों नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो इंडिगो जो क्रॉप है इसको ग्रो करने के बाद जो हमारी लैंड की फर्टिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। दूसरा, इसमें बहुत मेहनत है, इसकी सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो जो लोकल पीजेंट्स थे वो इसके फेवर में नहीं थे, ठीक है। लेकिन उन पर दबाव डाला गया, उनको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया। उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ जो हमारे लोकल पीजेंट्स थे वो एग्री हो गए। ब्रिटिशर्स और जो पीजेंट्स थे उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। एक फेमस एग्रीमेंट है 3 कठिया एग्रीमेंट, आप सबने सुना ही होगा। उस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ था 3 कठिया, दोनों एग्री हो गए थे। अब मैं बताती हूँ उस एग्रीमेंट में था क्या। 3 कठिया, इसका नाम कैसे पड़ा, 3 कट्ठा, यानी कि हर एक बीघा में जो 3 कट्ठा है वो इंडिगो को देना पड़ेगा, इंडिगो क्रॉप को उसमें ग्रो करना पड़ेगा 3 कट्ठे में। इसमें लोकल पीजेंट की कोई मर्जी नहीं चलेगी। और वो बहुत ही चीप प्राइस पे फिर ब्रिटिशर्स को देते थे, और ब्रिटिशर्स जो है उस अपनी कंपनी के माध्यम से, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इसको आगे एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, अर्न करते थे, अच्छा पैसा कमाते थे, कंपनी को बहुत प्रॉफिट होती थी, लोकल पीजेंट को बहुत कम मिलता था, लेकिन वो खुश थे। 1750 की मैं आपको ये बात बता रही हूँ, ये तब से ये बातें चली आ रही थी। कई प्रॉब्लम्स हुई थी टैक्सेस को लेके, जैसे कि ब्रिटिशर्स जब भी कोशिश करते थे बहुत ज़्यादा टैक्सेस को डालने का, कर को डालने का, तो जो वहाँ के लोकल पीजेंट्स थे वो आवाज़ उठाते थे। कभी कभी उनकी बात अंग्रेज़ों तक पहुँचती थी, वो उनकी बातों को सुना भी करते थे और उनकी बात मान ली जाती थी। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा चलता हुआ आया। कब तक चलता आया, 1915 तक ये चलता आया। अब 1950 में क्या इशू हुआ मैं आपको बताती हूँ। सब कुछ ठीक था, इंडिगो का क्रॉप हो रहा था, मतलब 1 बीघा में से 3 कट्ठा आपको इंडिगो को देना पड़ेगा, इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा, उसमें आपकी कोई मर्जी नहीं है। बाकी बचे हुए जो आपकी ज़मीन है उसमें आप जो चाहें वो क्रॉप अपना ग्रो कर सकते हैं। चलो ठीक है, सब सही चल रहा था। अब 1915 में हुआ ये कि एक जो जर्मन कंपनी थी, जर्मन कंपनी ने नेचुरल डाई बना लिया। उन्होंने, माफ़ कीजिएगा गाइस, मेरा कहने का मतलब था एक सिंथेटिक डाई, यानी कि नेचुरल डाई तो हमारे इंडियन पीजेंट्स बना रहे थे। जर्मन ने एक अलग, जैसे कि आप जानते हैं कि थोड़ा सा डेवलप हुआ होगा, उन्होंने एक आर्टिफिशियल डाई बनाना शुरू कर दिया जो हमारे नेचुरल डाई से बहुत कम प्राइस का था। तो जो लोगों की जो नज़र है वो उसकी तरफ ज़्यादा गई। अब हमारे ऊपर कैसे पड़ा, हमारे इंडियन पीजेंट्स के ऊपर क्या उन पे बीती कि इनका जो प्राइस है बहुत ड्रॉप हो गया था। अब ब्रिटिशर्स का नुकसान हो रहा था, उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। तो अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने हमारे इंडियन पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। पहले जितने पे बात हुई थी उससे बहुत कम प्राइसेस देने लगे और नहीं भी देने लगे, उन्हें और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे। लोकल पीजेंट्स तक कुछ भी नहीं पहुंचता था, बहुत कम प्रॉफिट होता था, जिसका जो दबाव है वो ब्रिटिशर्स जो इंडियन पीजेंट्स पे ही डालती थी और उनका प्राइस एकदम ना के बराबर कर दिया था उन्होंने उस क्रॉप का। अब उसके अलावा मैं ये बता देती हूँ कि एक जो मेजर प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट करने लगे थे, वो ये था कि 1914 टू 1919 हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। तो इस वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों को और भी ज़्यादा पैसे चाहिए थे, तो इसके लिए ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सीधे पड़ी हमारे लोकल पीजेंट्स पे पड़ी। और उसी दौरान जो चंपारण है, एक्चुअली जो 3 कट्ठिया जो सिस्टम है ये बिहार और बंगाल के भी कुछ एरिया में भी ये चलता था। उस दौरान की ये बात है, बंगाल भी सटा हुआ था और वहाँ पे भी 3 कट्ठिया सिस्टम चलता था, वहाँ के भी लोकल पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो हुआ ये कि उस दौरान हमारे चंपारण में और उससे सटे एरिया में हंगर स्ट्राइक की नौबत आ गई थी। लोग भूखमरी से मरने लगे थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि
इंडिगो के अलावा जो वो क्रॉप उगा रहे थे वो भी वो अपने लिए नहीं रख सकते थे। हर चीज़ पर ब्रिटिशर्स अपना राइट दिखाने लगे थे, ज़बरदस्ती एक्सप्लॉयटेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वहाँ के एक लोकल प्लांटर थे, लोकल लीडर थे वहाँ के, आप सबने सुना होगा, हमारे शुक्ला जी, राजकुमार शुक्ला जो थे, और जो संत राउत थे, ऐसे और भी कई सारे लोकल लीडर्स थे। वो हमारे लोकल पीजेंट्स के लिए काफ़ी कुछ कर रहे थे, लेकिन उनकी बात को ना कोई सुन नहीं रहा था। जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें ना एकदम अनदेखा कर देते थे, उनकी आवाज़ ना पहुंच नहीं पा रही थी। अपने राइट के लिए वहाँ पे लोग बोल रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इनको ना ऊपर तक आवाज़ जाने ही नहीं दी जा रही थी। जो बीच के जो वहाँ की जो अथॉरिटीज़ थी, ब्रिटिशर अथॉरिटीज़, वो इनकी आवाज़ को दबा रही थी। तो राजकुमार शुक्ला ने डिसाइड किया, उससे पहले इन्होंने और भी हमारे लीडर्स को, कांग्रेस लीडर्स को अप्रोच किया था इस प्रॉब्लम की तरफ। जैसे कि उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को अप्रोच किया था, लेकिन उस वक्त वो बिज़ी थे, अपनी फ्रीडम जो स्ट्रगल है, फ्रीडम फाइट थी, वो उस तरफ उनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा था, तो वो इस तरफ ना अपना पूरा अटेंशन नहीं दे पा रहे थे। तो जो शुक्ला जी थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं गांधी जी को अप्रोच करूं। उनको गांधी जी के बारे में पता चला था। एक्चुअली 1915 की बात है, गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करके उन्होंने इसमें गुजरात में साबरमती में अपना आश्रम बना लिया था। तो गांधी जी को जब उनके बारे में पता चला, सॉरी गाइस, शुक्ला जी को जब गांधी जी के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें अप्रोच करूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इन्होंने बाहर से अपनी पढ़ाई की है, तो वो अंग्रेज़ों को हमारी आवाज़ पहुंचा सकते हैं उन तक। तो ऐसे ही हुआ, शुक्ला जी ने गांधी जी को अप्रोच किया। और अच्छी बात ये रही थी क्योंकि गांधी जी भी एक अपना ढूंढ रहे थे कि मैं कहाँ से मतलब फर्स्ट स्टेप लूँ इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ। गाइज, राजकुमार शुक्ला जी जो थे, गुजरात से पहले वो गांधी जी से पहले एक बार और मिल चुके थे। वो 1960 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था लखनऊ में, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से वहाँ पर पहले मिल चुके थे। वहाँ पर इन्होंने अपनी बात रखी थी, लेकिन गांधी जी जो कन्विंस हुए थे इसके लिए, वो तब हुए थे जब शुक्ला जी उनके साबरमती में उनके आश्रम में पहुँचे थे। गांधी जी ने बिल्कुल कहा, उन्होंने हाँ किया कि वो इसके खिलाफ़ अंग्रेज़ों को अपनी बात बताएंगे, उनके हक़ के लिए, लोकल पीसेंट्स के हक़ के लिए वो बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है गाइस। उसके बाद 12 अप्रैल को गांधी जी जो है वो मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए थे, और 15 अप्रैल 1917 में वो पहुंच गए थे चंपारण। ठीक है, गांधी जी ने अपनी एक पूरी टीम तैयार कर रखी थी। उनको पता था क्योंकि इतने आसानी से ब्रिटिशर्स मानने वाले तो हैं नहीं, और वो एक मतलब एक मीडियम, एक प्रॉपर मीडियम के थ्रू ब्रिटिशर्स तक जाना चाहते थे, ऐसे खून खराबे से नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी बिल्कुल एक टीम तैयार की जिनमें लॉयर्स थे, जिनमें थे राजेंद्र प्रसाद थे, JP कृपलानी थे, और भी कई सारे ऐसे एजुकेटेड लीडर्स थे। उनकी टीम उन्होंने पूरी तैयार की। अब ये बात पहुंच गई ब्रिटिशर्स की जो लोकल अथॉरिटीज़ है, जो वहाँ के मजिस्ट्रेट हैं, उन तक ये बात पहुंच गई थी कि इस तरह से जो लीडर्स हैं वो चंपारण में आए हैं लोकल पीसेंट्स की हेल्प करने के लिए। वो समझ गए थे, इसलिए वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट करवा लिया और उनके सामने एक ऑफ़र ही रखा मैं कह सकती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे तो जो मैं आप पे केस करने वाला हूँ, जो मैं आपको जेल में डालने वाला हूँ, वो मैं नहीं करूँगा आपके साथ इस तरह का कोई भी बिहेवियर नहीं होगा, बस आप यहाँ से चले जाइए। गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने, जो वहाँ के मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने उन्हें अरेस्ट कर लिया, उन्हें जेल में डाल दिया। उसके बाद जब वो चंपारण के जो कोर्ट है, जब वो वहाँ पे उनको लेके गया जज के सामने, तो जज ने भी उनसे यही कहा कि आप इन सब में मत पड़िए, आप अपने होम टाउन चले जाइए, आप यहाँ के नहीं हैं रहने वाले, आप गुजरात के हैं, वहीं चले जाइए। तो गांधी जी ने इस पर एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया, जिससे वहाँ के जो जज थे वो थोड़े से इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने कहा, ये मेरी कंट्री ही मेरा घर है, मेरा पूरा राइट है कि मैं अपनी कंट्री में जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, और अगर आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे तो मैं चंपारण को ही अपना घर बना लूँगा। तो इससे जो हमारे जज थे वो इम्प्रेस हुए थे, उन्हें लगा कि इनकी बात तो बिल्कुल सही है। तो उन्होंने उनसे कहा कि वो क्या चाहते हैं। तो गांधी जी ने उनके सामने अपनी सारी बात रखी, और फिर उन्होंने कहा कि मैं एक सर्वे करना चाहता हूँ यहाँ के लोकल पीजेंट्स के साथ, और देखना चाहता हूँ कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, मैं इनके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, इनकी बात, ये जो कह रहे हैं, इनकी बात को सुनना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हम क्या चाहते हैं, यहाँ के पीजेंट्स क्या चाहते हैं।
तो जज ने उनकी बात मान ली और उन्होंने एक कमीशन तैयार किया, एक कमेटी बैठाई। उस कमेटी में गांधी जी भी मेंबर थे, उनको भी मेंबर बनाया गया। अब ये कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने सर्वे करवाया वहाँ का लोकल पीजेंट्स का। अच्छा मैं बता दूं, जब गांधी जी कोर्ट में थे तो उनके साथ उनके सारे जो पीजेंट्स थे वो सब उनके सपोर्ट में थे। कोर्ट के बाहर तक मतलब 2000 लोकल पीजेंट्स जो है वो उनके साथ थे और कोर्ट में उस वक्त मौजूद थे। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे, जो वहाँ के जो जज थे, उनको गांधी जी की बात माननी पड़ी और पीजेंट्स के लिए कमेटी बनानी पड़ी। ठीक है गाइस, तो अब ये जो बनी थी कमेटी, इस कमेटी ने क्या काम किया, इन्होंने एक सर्वे करना स्टार्ट कर दिया। तो सर्वे के दौरान इनको पता चला कि ये जो 3 कठिया एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट्स क्या है, किस तरह से इन पीजेंट्स को दबाव डाला जा रहा है कि इनको अपने 3 कट्ठे में क्रॉप बनाना ही पड़ेगा और उसी प्राइस में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जो प्राइस गवर्नमेंट ने ही फिक्स्ड किया है। इसमें हमारे लोकल पीजेंट्स का कोई हक नहीं है। और ये सारे इश्यूज आए हैं, ये सारी प्रॉब्लम आई है, इन तक ये कुछ पहुँच नहीं रहा है। इनके ऊपर ऐसे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, लेकिन क्योंकि वो इतने अनएजुकेट नहीं है इसलिए वो इस बात को उठा नहीं सकते कि ये टैक्सेस हम नहीं दे सकते। हमारे फ्रेंड्स, जो कमेटी बनी थी हमारी चंपारण एग्रियन कमेटी करके जो थी, उसके गांधी जी मेंबर थे और भी बहुत सारे मेंबर्स थे। ब्रिटिशर्स ने भी अपने मेंबर्स बैठा रखे थे। उन सब ने जब सर्वे किया तो उन्हें लगा कि इनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उन्होंने अपनी बातें रखी। उसके बाद उन्होंने ना एक बिल बनाया, बिल था चंपारण एग्रीगेन बिल, और उसको ना आगे रखा उन्होंने बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उन्होंने इस बिल को रखा। ये बिल जो है एक एक्ट बना और ये बिल जो एक्ट है वो पास हो गया 4 मार्च 1919 में। ये एक्ट एक बन गया और इस एक्ट के तहत जो 3 कठिया सिस्टम था वो बिल्कुल एबॉलिश्ड हो गया, बिल्कुल एबॉलिश्ड हो गया। ऐसा कहीं नहीं है कि जो हमारे पीजेंट्स हैं इनको अपने किसी कट्ठे में 2 कट्ठे 3 कट्ठे में इंडिगो को ग्रो करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये जो मूवमेंट हुआ था इसमें गांधी जी का अपना एक वे था, अपना एक तरीका था। गांधी जी का मानना था कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी बात को सामने रखें, चाहे सामने फिर कोई ब्रिटिशर ही क्यों ना हो, दुश्मनी कोई क्यों ना हो। वो खून खराबे में बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे, हिंसा के वो सख्त खिलाफ थे। वो एजुकेटेड थे, उन्होंने एक टीम बनाई, उस टीम में भी सारे एजुकेटेड ही थे। उस टीम ने अपनी एजुकेशन की हेल्प लेके आगे अपनी बात रखी, हमारे जो लोकल पीजेंट्स थे उनकी बात आगे रखी और उनकी बात को अनदेखा ब्रिटिशर्स नहीं कर पाए और उनको उनकी ये बात माननी ही पड़ी। तो ये जो कमेटी बनी थी चंपारण एग्रियन कमेटी, इन्होंने एक बिल सामने रखा। ये बिल बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में सामने रखा गया और ये बिल एक एक्ट बना। इस एक्ट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए थे और सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ था कि जो 25% ऑफ द एडवांस पेमेंट है, ये हमारे लोकल पीजेंट को जो पेमेंट हुई थी उसकी 25% पेमेंट उनको वापस कर दी गई थी। ये 3 कटिया सिस्टम ही पूरा हट गया था। ये जो यूरोपियन प्लांटर्स थे जो इन पर दबाव बनाया करते थे पीजेंट्स के ऊपर कि आपको ये ग्रो करना है, ये इंडिगो ग्रो करना है, इतने प्राइस पे बेचना है, ये प्लांटर्स वहाँ से जा चुके थे। अब जो वहाँ के लोकल पीजेंट्स थे वो अपनी मर्ज़ी से क्रॉप को ग्रो करते थे, अपने आप फिक्स रेट दोनों ही जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं और जो पीजेंट्स हैं मिलके एक रेट को फिक्स करती थी और उसी पे काम किया करती थी। तो वहाँ के लोगों का ना एक कॉन्फिडेंस आया। अब उन्हें हिम्मत आई कि गांधी जी ने कितनी अच्छे से अपनी बात सामने रखी और ब्रिटिशर्स को माननी पड़ी। तो वहाँ के लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और अब उन्होंने भी फैसला किया कि हम भी अपना हक, हमारा जो राइट है, हम अपने सामने, अपने दुश्मन के सामने, जो भी हों ब्रिटिशर्स हैं उनके सामने रखेंगे, उन्हें बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं, अब हम किसी से नहीं डरेंगे। ठीक है गाइस, अब जब गांधी जी चंपारण में थे तो ये सब तो चल ही रहा था। उस दौरान गांधी जी ने एक चीज़ और नोटिस की चंपारण में, वो थी वहाँ की गंदगी। वहाँ बहुत गंदगी थी। वहाँ के अनएजुकेटेड जो पीपल थे उन्होंने गांधी जी का ध्यान बहुत अपनी तरफ खींचा। अब गांधी जी को स्वच्छता बहुत पसंद थी, ये हम सब जानते हैं। गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए, वहाँ के लोगों को बताया कि जो स्वच्छता है वो कितनी ज़रूरी होती है लाइफ में, हमें हमारी हेल्थ के लिए। तो इन्होंने स्वच्छता पे भी बहुत काम किया था, इन्होंने वहाँ की एजुकेशन पे बहुत काम किया था, उन्होंने वहाँ स्कूल्स बनवाए, वहाँ स्कूल्स फॉर्म करवाए, वहाँ के बच्चों को बोला स्कूल में जाने के लिए। तो गांधी जी ने बहुत सारी हेल्प की चंपारण की। चलिए गाइस, अब मैं आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको मेरी बात समझ में आई जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। चलिए गाइस, ये गांधी जी के बारे में जो मैं बात कर रही थी,
ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, मैं बार बार बोल रही हूँ और एक बार फिर बोल रही हूँ, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सक्सेसफुल रहा था। ये पहला ऐसा डिसोबीडियंस मूवमेंट था। गांधी जी का जो तरीका है, जो वे है नॉन वायलेंस का, बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही किया। अपने एजुकेशन के दम पे नॉन वायलेंस की वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स तक एक बात पहुंचाई और डायरेक्ट चैलेंज किया हमारे उस वक्त के ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट को। ठीक है गाइस, चंपारण सत्याग्रह का 2 पर्पस था गांधी का। पहला तो यही था कि डायरेक्ट चैलेंज करना ब्रिटिशर्स कॉलोनियल गवर्नमेंट को कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम अपनी बात आप तक आके रखेंगे और आपको मानना ही पड़ेगा। दूसरा था कि गांधी जी ना सक्सेसफुल हुए थे, क्यों? जो मासेस थे, जो लोग थे, जो बहुत सारे लोग थे, उनको अपने साथ जोड़ने में। देखिए, गवर्नमेंट पे दबाव तभी, एक आदमी कभी भी गवर्नमेंट में दबाव नहीं डाल सकता, उसके लिए चाहिए होता है पब्लिक, चाहिए होती है उसके लिए, और गांधी जी ये करने में सक्सेसफुल हुए थे। उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था। लोगों को गांधी जी में एक लीडर दिखते थे, वो उनकी बात को माना करते थे। उन्होंने वहाँ के लोगों को अपने साथ जोड़ा था और वहाँ पे एक सत्याग्रह किया था। लोग उनकी बात मान रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट पे दबाव पड़ा ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत ही अच्छा खासा मास बना हुआ था जिसको अनदेखा करना तो नामुमकिन था। तो गांधी जी ने हमें यूनिटी समझाई थी। गांधी जी ने हमें समझाया था कि पब्लिक अगर एक साथ हो जाए तो गवर्नमेंट को उनकी बात माननी ही पड़ेगी, बस रखने का एक सही तरीका होना चाहिए। अच्छा, और एक बहुत, मैंने बताया कि गांधी जी का ध्यान जो है गंदगी की तरफ और एजुकेटेड लोगों की तरफ गया था। जो मेन कारण है वहाँ के लोगों का दबने का, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए थे। तो गांधी जी ने वहाँ पे बहुत सारे स्कूल ओपन कराए थे। एक स्कूल था, उन्होंने एक स्कूल इस्टेब्लिश किया था, बुनियादी करके, बुनियादी नाम था। वो स्कूल क्या करता था, उसमें लोगों को फार्मिंग सिखाई जाती थी, कारपेंटिंग सिखाई जाती थी, इसी तरह के स्किल एजुकेशन दिया जाता था लोगों को, ताकि लोग जो है अपना लिवलीहुड अर्न कर सकें और अच्छी लाइफ बिता सकें। तो गाइस, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 का था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बने थे यहीं से। लोगों तक पता चला था कि गांधी जी कौन है, गांधी जी का तरीका क्या है लड़ाई लड़ने का अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये लोगों तक गया था। लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया था, उनकी बातों को वो माना करते थे, उनका साथ दिया करते थे, जिसकी वजह से गांधी जी सक्सेसफुल हुए थे। जो हमारा पहला जो सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह, ये एक सक्सेसफुल सत्याग्रह था। ये इसका आउटकम बहुत ही पॉजिटिव रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट झुकी थी और हमारे लोकल पीजेंट्स को उनका हक मिला था। 3 कठिया सिस्टम। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। ठीक है गाइस, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो जो 3 कटिया था उसमें ये था कि हर बीघा में 3 कट्ठा इंडिगो कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो वो वाला पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कट्ठा है, इसको अगर आप मतलब एक पॉइंट कहीं लिख दें 3/20 करके, तो आसान रहेगा आपको समझने के लिए कि हर 20 कट्ठे में 3 कट्ठा इंडिगो को देना पड़ता था। इंडिगो का बहुत नुकसान था, मैंने आपको बता ही दिया था कि स्टार्टिंग में ही कोई फेवर में नहीं था, क्योंकि इससे फर्टिलिटी जो है लैंड